हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जो क्लास 6 की हमारी सीरीज चल रही है एनसीईआरटी की हिस्ट्री पोर्शन की। उसमें हम पिछले 10 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। ये मेरा लास्ट और 11वां चैप्टर है जिसका नाम है इमारतें, चित्र और किताबें। इसमें हम जो एक रेफरेंस के रूप में देखेंगे कि क्या क्या इसमें हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम धातु विज्ञान की बात करेंगे कि धातु में हम जो धातुओं के विज्ञान है उसमें हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो किस प्रकार योगदान दिए हैं। उसके बाद से हम बात करेंगे कि जो लौह स्तंभ है वो बेसिकली कहाँ पाया गया, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, इसकी जो ये कितने साल पहले पाया गया है, ये कहाँ किस स्थान पे स्थित है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। ईंटों और पत्थरों की बनी जो इमारतें हैं वो बेसिकली क्या हैं, ईंटों से बनी जो स्तूप हैं वो किस प्रकार बनाई जाती थी, पत्थरों से जो मंदिर बनते थे वो किस प्रकार बनते थे। उन स्तूपों के बारे में देखेंगे कि स्तूप के जो मेन पार्ट होते हैं जैसे तोरण हो गया, द्वार हो गया, जो वेदिका होती हैं, इन सारी स्तूपों के बारे में देखेंगे कि इनके जो पोर्शन है वो इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो पहाड़ियाँ बनी हैं उस पहाड़ियों में जो फिगर बना है चित्रकला के रूप में उस फिगर के बारे में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमें बताया कि जो मंदिर बने हैं जो कि एकाश में पहाड़ी से बने हैं। एकाश मतलब होता है कि एक पहाड़ी है उसमें उसको काट करके एक मंदिर का निर्माण किया गया है, उसको हम कहते हैं एकाश में मंदिर। जो ईंटें बने, ईंटों से जो मंदिर बना है वो कुछ इस प्रकार आपको दिखेगा, जो कि भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर है, यह यूपी में है। इसके बारे में देखेंगे किस प्रकार ये बना है, कितने सौ साल पहले ये बनाया गया है। ठीक है, यहाँ आपको मंदिर का आपको फिगर दिख रहा होगा। इस मंदिर के बारे में देखेंगे कि मंदिर और स्तूप के बारे में आखिर अंतर क्या है, स्तूप और मंदिर किस तरह बनाए जाते थे, स्तूप की जो स्थिति थी, पोजीशन थी, वो कैसी थी, मंदिर जो है वो किस प्रकार बनाए जाते थे, मंदिरों की जो स्थिति थी वो कैसी थी, वो किन से बने होते थे। जो ये आपको दिखाई दे रहा है ये जैन है, जैन मंदिर का जो जैन ये मठ है जो कि एक गुफा के जरिए इसको काट करके बनाया गया है। यह एक पहले गुफा था, इसमें डबल मंजिला का एक विहार बनाया गया है। विहार वो होता है जहाँ पे जो जैन के अनुयायी हैं वो लोग यहाँ पे रहते थे, उसको कहते हैं विहार। ठीक है, ये जो सिक्का है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कि दिल्ली के संग्रहालय में इसको रखा गया है आज भी। यहाँ पे आपको चित्रकला की बात हम करेंगे कि चित्रकला उस समय किस प्रकार की जाती थी, कौन से औषधि का यूज करके या किस प्रकार के धातुओं का यूज करके वो रंग का निर्माण होता था। ये अजंता की चित्रकला ये कहाँ पे स्थित है इसके बारे में देखेंगे, कितने सौ साल पहले इसको बनाया गया था और क्या कारण है कि इसका जो रंग है आज भी चमकदार है। इन पेंटिंग्स के बारे में भी हम देखेंगे। पुस्तकों की जो दुनिया है उसके बारे में देखेंगे कि कौन से पुस्तक महत्वपूर्ण थे, जो कि तमिल महाकाव्य की शिलप्पदिकारम पुस्तक है। तो एक कहानी है, जो कहानी के बारे में देखेंगे, जिसमें जो कहानी है उसमें जो मेन पार्ट है उसमें देंगे कि कहानी का जो मेन है वो है कोवलम, और पुहार में वो रहता है। उसकी पत्नी का नाम कन्नगी है, वो एक नर्तकी माधवी से प्रेम करता है। इस कहानी के बारे में देखेंगे कि किस प्रकार जो कन्नगी है वो दुख दुख की जो एक वर्णन है वो किस प्रकार यहाँ पे करती है, और उसका दुख का कारण क्या है जिसकी वजह से वह अपने दुख का वर्णन यहाँ पे एक्सप्रेशन उसका दे रही है। ठीक है, उसके बाद से जो एक मेघदूत का श्लोक है उसके बारे में देखेंगे कि मेघदूत अपना श्लोक में क्या क्या वर्णन करते हैं और क्या पता चलता है कि कालिदास इस वर्णन के जरिए उनको क्या प्रकृति प्रेमी जो है कहा जाता है या कहा जाएगा। इसके बारे में देखेंगे कि क्या कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा। जो पुरानी कहानियाँ हैं उनका संकलन और संरक्षण किस प्रकार किया गया। जो पुराण है वो क्या है, पुराण में कौन कौन आते हैं, महाभारत की खोज कब हुई, उसमें कौन से क्या उसमें बताया गया है, रामायण में क्या बताया गया है, उसके जो मेन पार्ट है उसमें क्या है। ठीक है, उसकी रचनाकार कौन है रामायण और महाभारत के। ठीक है, उस कहानी में क्या दिया गया है उसके बारे में देखेंगे। जो आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ हैं उसमें जो कि जातक और पंचतंत्र जिसमें मेन है उसको किस प्रकार सुरक्षित रखा गया है उस कहानियों को। उस कहानी में एक बंदर और राजा की कहानी है, यानी कि जो बंदर है वो बंदरों का राजा है, जो कि 80,000 बंदरों का राजा है। वो किस प्रकार अपने प्रजा की सेवा करता है, यानी कि सेवा नहीं कहेंगे, जो प्रजा की सुरक्षा है वो किस प्रकार करता है। उस सुरक्षा को देखकर जो राजा है वो किस प्रकार देख कर के भाव विभोर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा, इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में जानेंगे। ये तो एक रेफरेंस है। जो विज्ञान की पुस्तकें हैं जिसमें हमारी शून्य की खोज है, आयुर्वेदा की खोज है, ये किस प्रकार खोजी गई थी। इसमें हमारी चीज़ों को जो आर्यभट्ट हैं, जो कि जो वराह मिहिर हैं, भास्कराचार्य हैं, ये किस प्रकार गणितज्ञ हैं और कौन कौन से इन्होंने खोजे थे, इसके बारे में हम इसमें देखेंगे। जो अन्य जानकारियाँ हैं, अन्य जानकारियों में ये आता है कि कागज़ की खोज किसने की, किस देश ने किया, कब एशिया में आया, कब अफ्रीका में आया, किस बार यूरोप में फैल गया। तो कागज़ की जो हिस्ट्री है बनाने से लेकर के अभी तक
हमारे देश में या एशिया में आने तक की, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, उसको हम देखेंगे। जो लास्ट में हम जैसे हम करते ही हैं कि जो हमारा क्वेश्चन रहता है अटेम्प्ट करने का, चाहे वो यहाँ पे दिया हुआ मिलान, उसके बाद से आएगा खाली स्थान, और उसके बाद से आएगा यहाँ पे शॉर्ट आंसर। इन सारे क्वेश्चन को हम अटेंड करेंगे, ठीक है। अब एक बार चैप्टर का नाम फिर से देख लेते हैं। चैप्टर का नाम है इमारतें, चित्र और किताबें। ये लड़का जिसका नाम है मरुस्वामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले आया। धूल भरे पथरीले रास्तों से रैम के सहारे यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुस्वामी जो है वो कभी भूल नहीं पाया। लौह स्तंभ को पढ़ने से पहले एक बार हम धातु विज्ञान के बारे में देख लेते हैं। धातु विज्ञान बेसिकली क्या है? प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिक ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें धातु के जो तांबे के जो धातुकर्म हैं उनकी जानकारी उनको थी। उन्होंने तांबे और टीन को मिला करके कांसा बनाया। एक बार एग्जाम में सीधा आया था क्वेश्चन कि कांसा जो है वो किससे बना था, तो आप बताएंगे तांबे और टीन से जो बनता है वो कांसा बनता है, ठीक है। जहाँ हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबद्ध थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था, जिसमें शामिल था खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। अब बात आती है लौह स्तंभ की। लौह स्तंभ क्या है, ये कहाँ पे स्थित है, ये जो है कितना इसका वजन है, ये कितना मीटर लंबा है, कितना साल पुराना है, इन सारी चीज़ों का आंसर इसमें हम देखेंगे। महरौली में स्थित है ये महरौली दिल्ली में है, आपको पता ही है। महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में ये लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की जो कुशलता है उसका एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन की बात करें तो लगभग 3 टन है। इसका निर्माण 1500 साल पहले हो गया था। इसके बनने के समय की जानकारी हमें उस पर खुदे अभिलेख में मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात तो यह है कि ये इतना पुराना होने के बावजूद भी अभी इसमें जंग नहीं लगा है। और हमारा सेकेंड में आता है कि ईंटों और पत्थरों से बनी इमारत। हमारे शिल्पकार के कुशलता के नमूने स्तूपों जैसे कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का अर्थ है टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न प्रकार के आकार के होते हैं, कभी गोल होते हैं तो कभी बड़े और छोटे होते हैं। उन सब में एक समानता है। क्या समानता है? प्रायः जो है वो सभी स्तूप के भीतर का एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता था। यानी मान लीजिए स्तूप का जो आकार है कुछ इस तरीके से है, लेकिन जो बीच का स्थान होता है वो ऐसे कुछ डिब्बा रखा जाता है जिसमें जो अस्थियाँ होती हैं, जिसका भी स्तूप बना जाता है। अगर हम एग्जाम्पल लें कि बौद्ध का स्तूप है तो यहाँ बौद्ध की जो अस्थियाँ हैं वो इस डिब्बे के अंदर यहाँ पर रखी जाती हैं और उसका जो शेप का आकार है वो बड़ा, छोटा, गोल ऐसा रख सकते हैं। लेकिन जो समानता थी वो थी कि इनके अंदर ये जो बॉक्स है वो रखा जाता था, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के जो अवशेष हैं, अवशेष में क्या आते हैं? अवशेष में आते हैं दांत या हड्डी। वह उनके द्वारा अप्रयुक्त तो कोई चीज़, कोई कीमती पत्थर हो सकता है या सिक्के हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों को उसमें रखा जाता था। इसे धातु मंजूषा कहते हैं, जो वहाँ पे रखा जाता था। प्रारंभिक स्तूप तथा धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। यानी जो आपको स्तूप दिखाई देता है वो जो धातु मंजूषा है उसके ऊपर का एक टीला होता है। बाद में टीले के ऊपर ईंटों से उसको ढक दिया जाता था और बाद के काल में उसको गुंबदनुमा ऐसे बना दिया गया था और उसके बाद पत्थरों से उसको ढक दिया गया था। यहाँ पे दिया है कि प्रायः स्तूपों के चारों ओर एक परिक्रमा के लिए वृत्ताकार मार्ग बनाया गया है। आपने कभी अगर स्तूप के बारे में गए होंगे स्तूप के पास, तो ये मान लीजिए गोलाकार एरिया है, इसके जो चारों ओर ऐसे पोर्शन होता है वो प्रदक्षिणा पथ ऐसे घूमने के लिए बना होता है, ठीक है। उसको कहते हैं प्रदक्षिणा पथ। जो घूमने वाले गोल बने होते हैं उनको कहते हैं प्रदक्षिणा पथ, ठीक है। अब बात आती है कि रास्ते को रोलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। आपको यहाँ फिगर में दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे ये प्रदक्षिणा पथ है और इसको एक रेलिंग के जरिए, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, रेलिंग के जरिए इसको घेर दिया जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं वेदिका। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते हैं। ये आपको प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, ये प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार जो हो ये रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। ये कलाकृतियों की बात कर रहा है, ये वाला ऊपर का आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे दिया हुआ कई बार पहाड़ियों को काटकर
बनावटी गुफाएं जो है वो बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया था। इन मंदिरों में विष्णु, शिव, दुर्गा और अन्य जैसे देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। मंदिरों का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वो गर्भगृह होता है, जहाँ मुख्य देवी और देवता की मूर्ति को रखा जाता है। ठीक है, अभी हम एक फिगर के जरिए इसको देखेंगे कि कौन सा मुख्य गर्भगृह होता है जहाँ पे देवी देवताओं को रखा जाता है। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और भक्त पूजा करते हैं। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए रखा जाता है। बढ़ने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि जो स्तूप है ये कहाँ पे स्थित है। इसको कहते हैं सांची का स्तूप, जो कि आपको पता ही है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इस तरह के स्तूप का निर्माण कई सौ साल पहले तक चलता रहा है। इस स्तूप को जो स्तूप बना है ये इसमें ईंटों का प्रयोग किया गया था और अशोक के ज़माने में ये बना था, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में इसको बनाया गया था। ठीक है, यहाँ पे जो बाएं साइड में आपको ये दिख रहा है, ये वाला, ये क्या है? ये अमरावती की एक शिल्पकृति है जिसमें दर्शाया गया है कि किस प्रकार इनकी जो कलाकृति है वो महत्वपूर्ण थी उस समय भी। हमने गुफाओं की बात की थी, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है मंदिर है, ये जो है एक ही गुफा यानी एक एक पहाड़ से इसको काट करके बनाया गया है। ये ईंटों से बना महत्वपूर्ण मंदिर है जिसका नाम है जो स्थित है भीतर गांव में। यह एक आरंभिक मंदिर है। ये लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंटों द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और इसके जो बाएं हैं यानी कि ये वाला एरिया जो है ये महाबलीपुरम में है, एक एकात्मिक मंदिर है। इनमें से प्रत्येक मंदिर का एक विशाल तराश, मतलब इसका मेन विशेषता है कि एक ही पहाड़ से इसको बनाया गया है तराश करके, इसलिए इसे एकाश्म कहा जाता है। यानी एक पहाड़ है बड़ा सा और इसी पहाड़ में काट करके इसमें मंदिर का निर्माण किया गया था, इसलिए एक ही पहाड़ से बनाया गया, इसलिए इसको एकाश्म कहा जाता है। ठीक है, मोनोलिथ। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिर में बिल्कुल भी भिन्न होते थे, यानी कि जो ये मंदिर होते हैं पत्थर वाले पहाड़ों से बने होते थे, इनका आकार और जो ईंटों से बने होते थे उनका आकार में भिन्नता पाई जाती थी। जो ईंटों से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक, मतलब जो नीचे वाले पोर्शन होते हैं ये ईंटों से जुड़े होते थे। इसमें मेन उद्देश्य ये कहा है कि इनमें अंतर क्या होता है कि जो ईंट से बने होते हैं, ईंटों से बने होते हैं, उनका जो बेस लेवल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि ये नीचे से बनते हैं, ऐसे ऐसे बनते हैं। लेकिन जो पहाड़ वाले मंदिर होते हैं, पहाड़ वाले, उनका कैसे होता है, ये पहाड़ ऊपर से काट के बनाए जाते हैं, ऐसे नीचे आते हैं। ठीक है, यानी ईंटों से ऊपर से नीचे होता है, बनता है जो मंदिर होता है, और जो पहाड़ है वो ऊपर से नीचे बनता है। ठीक है, इसमें बेसिकली ही बताया है। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि भीतर गांव जैसे मंदिर में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता है, जिसे हम शिखर कहते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि मान लीजिए मंदिर का जो शेप है वो कुछ इस तरीके से है, तो ये जो ऊपर वाला शिखर होता है ये वाला, इसको कहते हैं शिखर, सबसे ऊपर वाला। ठीक है, शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानीपूर्वक, यानी जो इसका निर्माण होता है वो सावधानीपूर्वक और एक योजना के तरीके से बनाया जाता है। अधिकतर मंदिरों में मंडप नामक एक जगह होती है। आपने कभी मंदिर गए होंगे तो आपको जो मेन गर्भगृह है, मान लीजिए ये गर्भगृह है, ठीक है, ये पूरा मंदिर वाला एरिया है, ये आपको मैं थोड़ा सा रेफरेंस देख रहा हूँ, ये मेन गर्भगृह है ये। और इसके बीच का जो ये वाला एरिया होता है जहाँ आपने देखा होगा लाइन लगी होती है मंदिर के अंदर, और यहाँ खिड़की है मेन गर्भगृह की, तो ये लाइन वाली पोर्शन को मंडप कहा जाता है जहाँ पे लोग रहते हैं। और ये वाला पोर्शन जहाँ पे मुख्य देवी देवताओं का जो रखा जाता है मूर्ति या प्रतिमा, उसको कहते हैं गर्भगृह। क्लियर है? तो यहाँ पे दिया भी है कि यह एक सभागार होता है जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं। महाबलीपुरम को हमने आपको बताया है, ठीक है, महाबलीपुरम के बारे में। और उसके बाद से इसमें यहाँ पे क्या दिया है कि स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे उस समय, तो बात कर लेते हैं इसके बारे में। स्तूप और मंदिर को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं होती थीं, जिसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था। आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। इनका जो पहला काम था ये था कि अच्छे किस्म के पत्थर को ढूंढना और शिलाखंडों को खोद करके उनको निकालना, यानी जो पत्थर मिलते थे अच्छे किस्म को, उसमें उनको शिलाखंड के जरिए उनको खोद करके निकाला जाता था। फिर उसके बाद से फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर एक स्थान तय करना और वहाँ पर उनको ले आकर के पहुँचाना जो पत्थर होते थे। यहाँ पत्थर को काट या छान कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखट, फर्शों और छतों का जो आकार होता है उसको दिया जाता है कि कहाँ पे कौन सा लगाना है। यानी ये मान लीजिए पत्थर है, इसको खंभा बनाना है, ये वाला जो एरिया है उसको चौखट बनाना है, ये वाला है इसको छत बनाना है। तो ऐसे पत्थर को तराश करके नीचे
बना दिया जाता था, उसके बाद से रखा जाता था, जोड़ा जाता था। इसके बाद बात आती है कि इन सब में तैयार हो जाने पर सभी जगहों पर उनको जो लगाना था वो काफ़ी मुश्किल था। अब मुश्किल क्यों था? मुश्किल इसलिए था क्योंकि उनका जो वज़न है वो काफ़ी वज़नदार होते थे, क्योंकि पत्थर हैं, और जो मंदिर बनते थे वो काफ़ी विशाल बनते थे, तो इसलिए भी उनका वज़न अधिक था। तो उनको ले जाने की जो दिक्कत है वो काफ़ी मुश्किल थी, तो इसलिए कठिन माना जाता था। ये वाला जो फिगर आपको दिख रहा है, ये वाला, ये कहाँ का फिगर है? ये जो है उड़ीसा का जैन मठ है। यह एक पहाड़ी को खोद करके 2 मंजिले इमारत को इसको बनाया गया है, यानी कि पहले यह बेसिकली पहाड़ था। आपको आकार के हिसाब से दिखाई भी दे रहा होगा कि ये पहाड़ था। इसमें जो है तराश करके ये 2 मंजिला इसको बनाया गया है मठ, जो कि जैन मठ है। ठीक है। ये राष्ट्रीय जो मूर्ति है नीचे आपको ये दिखाई दे रही है, ये नई दिल्ली में एक मूर्ति है जो कि है अभी नई दिल्ली के संग्रहालय में स्थित है। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों का सारा खर्च ऐसा माना जाता है कि राजा रानी ही उठाते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूप या मंदिरों में आने वाले भक्त जो कि उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी का दांत का काम करने वाले लोग श्रमिक के संग में सांचा के अलंकृत प्रवेश द्वार को, यानी कि जो तोरण होता है, उसको बनवाने का खर्च देते थे। ठीक है। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वाले में कौन कौन आते थे? उसमें व्यापारी आते थे, उसमें कृषक आते थे, माला बनाने वाले जो लोग थे, इत्र बनाने वाले जो लोग थे, लोहार सुनार, ये सारे लोग ऐसे थे जो सजावटी में पैसा देने वाले लोग थे। ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रोलिंग और दीवारों पर खुदे थे। इसलिए जब तुम इस स्थान को देखने जाओ तो याद रखना, इसमें बताया है कि याद रखना कि कितने सारे लोग ने इन्हें बनाने और सजाने में इनको योगदान दिया है, उस पर लिखा रहता था। ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट में कि चित्रकला आखिर है क्या। ये आपको जो फिगर दिखाई दे रहा है ये अजंता की है। अजंता के पहाड़ों में ये चित्रकला का निर्माण किया गया है। तो अजंता आपको पता ही है महाराष्ट्र में है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं चित्रकला के बारे में। जहाँ पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई, इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए। और जो बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बनाए गए रहने के योग्य, आपको पता है उसको कहते हैं विहार। ठीक है, विहार। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया। यहाँ इनके कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी के में बनाए गए हैं। इन चित्रों के रंग 1500 साल से भी ज़्यादा मतलब पुराने हैं, तब भी आज भी चमकदार दिखाई देते हैं। ये रंग पौधे और खनिज द्वारा बनाए जाते थे। जो रंग इसमें यूज किए जाते थे पेंटिंग्स के रूप में, वो बेसिकली नेचुरली थे, जो कि पौधे और खनिज द्वारा बनाए जाते थे। इन महान आकृतियों को बनाने वाले कलाकार जो हैं वो अज्ञात हैं, इनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा पेंटिंग इस प्रकार। अब बात आती है मेघदूत का एक श्लोक है। यहाँ उनकी प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश दिया गया है। यहाँ एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपने संदेशवाहक बनाने की कल्पना करता है। कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। उन्होंने वर्णन कुछ इस प्रकार किया है कि तुम्हारे बौछार से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हैं। हाथियों की सांस में बसी जंगली गुलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। यानी कालिदास को इसमें प्रकृति प्रेमी जो है वो कहा जा सकता है। इस कहानी के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से इस प्रकार से कही गई है। अब आता है कि पुरानी कहानियों का जो संकलन है तथा संरक्षण है वो किस प्रकार किया गया और कहानियों को कहाँ समेटा गया, इसके बारे में। ठीक है। तो हिंदू धर्म में से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले से ही प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई, जिन्हें हम पुराण, जिसमें जो है पुराण भी शामिल है। जो पुराण का शाब्दिक अर्थ है, उसका शाब्दिक अर्थ बेसिकली ये होता है कि प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा और पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ इसमें शामिल हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की जो विधियाँ हैं दी गई हैं। इनके अतिरिक्त इन संसार की सृष्टि, यानी जो इनमें संसार की जो सृष्टि है तथा राजाओं के बारे में जो कहानियाँ दी गई हैं वो भी इसमें संकलित हैं। अधिकतर पुराण जो हैं वो सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इन्हें सुन सकते हैं। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे उस समय, जिसे लोग सुनने के लिए आते थे। 2 संस्कृत महाकाव्य बेसिकली इस समय हैं, इस समय नहीं मतलब उस समय थे, जिसमें महाभारत है और रामायण है। ये लंबे अरसे से लोकप्रिय हैं और अभी भी हैं। इसके बारे में तो आप जो है वो परिचित ही होंगे कि महाभारत जो है वो कौरवों के बीच
और पांडवों के बीच के युद्ध की कहानी है, आपको पता ही है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना है। मेन उद्देश्य इसका यही था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई थी। ऐसा माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों का जो संकलन है वो व्यास ने किया था, महर्षि व्यास ने किया था। महाभारत में ही भगवत गीता भी है, जिसके बारे में हमने पहले ही पढ़ा है, क्योंकि जो अध्याय 9 है उसमें हमने पढ़ लिया है। ठीक है। रामायण क्या है? तो रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है, आपको पता ही है, जिनके पिता उन्हें वनवास दे देते हैं। वन में उनकी पत्नी सीता जो है, उनकी पत्नी का नाम है, जो कि लंका की जो रावण है उनका अपहरण कर लेते हैं। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ती है, जिसमें वो विजयी होते हैं और विजयी होकर के कौशल की राजधानी अयोध्या लौटते हैं। महाभारत की तरह है रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक जो हैं, यानी रामायण के लेखक बेसिकली वाल्मीकि, उनको माना जाता है ऐसा। दो बातें क्लियर हुई। एक बात तो ये कि महाभारत और रामायण ये क्या है? महाकाव्य हैं। महाभारत के रचयिता कौन है? व्यास। क्वेश्चन आता है मल्टीपल क्वेश्चन में। और रामायण के कौन है? वाल्मीकि। ठीक है। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ बेसिकली क्या थी? आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे और नाटक जो है वो भी खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानी के रूप में लिख करके सुरक्षित कर लिए गए हैं। जातक कथाएं जो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों और अजंता के चित्रों को इसमें दर्शाया गया है, उसके बारे में भी है। ठीक है। इस कहानी में अगर एक बात करें कि एक कहानी है जो कि नाम है बंदर और राजा की कहानी। इस कहानी के बारे में हम एक बार फिर से देखते हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। एक समय बंदर का एक महान राजा हुआ करता था। जो बंदरों का एक महान राजा था वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम बहुत मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पे उगते नहीं थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिर कर बहते बहते वाराणसी तक पहुंच जाता है। उस वक्त नदी में वहाँ का एक राजा नहा रहा होता है। उसको जो है वह आम मिल गया। उसे चखकर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को वो हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा और उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को इस बात की बुरी लगी और उसने मार डालने का फैसला लिया सभी बंदरों को। बट क्या हुआ? बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़ करके उसने आपस में बांध दिया और नदी पर एक पुल का निर्माण कर दिया। इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा नदी को पार न कर लिया। पर इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरणासन अवस्था में होकर के वह नीचे गिर पड़ा। राजा ने जब ये सब देखा तो उसने जो बंदर था, जो कि बंदरों का राजा था, उसने उन सभी की जान बचाने की कोशिश को देखते हुए उसके मन में भी दया आ गया। उसने उस बंदर को बचाने की काफ़ी कोशिश की, बट वो क्या हुआ? सफल नहीं हो सका। बंदर राजा की मृत्यु पर उसने बहुत शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में भरौत स्तूप में जो भरौत है, जो कि एक स्तूप है, उसमें मिले एक पत्थर पर जो चित्र है उसको दर्शाया गया है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। यहाँ पे एक सिक्के के थ्रू आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पेड़ है वो दर्शाया गया है। ये बंदर है और ये राजा है। ये किस प्रकार एक टहनी से दूसरी टहनी आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि बंदर एक स्थान से कैसे जा रहे हैं टहनियों के थ्रू। अब बात आती है विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियन नामक एक पुस्तक लिखी थी। इसमें उन्होंने लिखा था कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होती हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में बताया कि एक वैज्ञानिक तर्क दिया कि उन्होंने वृत्त की एक परिधि को मापने की भी जो है विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि है।
वराहमिहिर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। वराहमिहिर हैं, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, ये सब गणितज्ञ हैं और खगोलविद्ता हैं जिन्होंने कई खोजें की। इनके बारे में हम नीचे बताते हैं कि उसने क्या क्या खोज की। इसमें दो खोजों की बात की है। पहला क्या है, शून्य, और दूसरा आयुर्वेद। पहले हम शून्य के बारे में देख लेते हैं कि अंकों का प्रयोग पहले से होता आ रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया कि गिनती की एक पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई थी, पर यूरोप भी ये भी जो बेसिकली बात ये कर रहा है कि ये गिनती जो है ये अरबों द्वारा अपनाई गई थी, लेकिन तब तक यूरोप में भी यह फैल गई और आज पूरी दुनिया में इसका प्रयोग होने लगा शून्य का। अब हम बात करते हैं आयुर्वेदा की। आयुर्वेद चिकित्सक विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, दो जो है प्रसिद्ध चिकित्सक थे, जिनका नाम है चरक, पहले का नाम है, और दूसरे का नाम है सुश्रुत। चरक द्वारा जो रचित औषधि है उसका नाम है चरक संहिता। इसमें जो है औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है, और अपनी रचना सुश्रुत संहिता में जो सुश्रुत हैं वो शल्य चिकित्सा की बात करते हैं। ठीक है। अगर हम अन्य जानकारी की बात करें तो कागज़ आज हमारे जीवन की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का जो है हिस्सा बन गई है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज़ पर छपी होती थी और आज भी छपी होती हैं। उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज़ का ही उपयोग करते हैं। कागज़ का आविष्कार करीब 1900 साल पहले की गई थी। जो कागज़ का आविष्कार किया था उनका नाम है काई लुन। ये कहाँ के थे? ये चीन के थे। उसने पौधे के रेशों, कपड़ों और रस्सियों, यहाँ तक कि पेड़ की छालों को पीट करके लुगदी है, आपने सुना होगा लुगदी नाम, लुगदी बना करके और उसको पानी में भिगो दिया। फिर उसने लुगदी को दबाकर उसका जो पानी है निचोड़ दिया और तब एक सूखा कागज़ बनाया गया। आज भी हाथ से कागज़ बनाने के लिए इसी विधि को अपनाया जाता है। कागज़ बनाने की तकनीकी को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले यह जो है कोरिया तक पहुंचा। यहाँ पे दो बातें आपको समझ में आई। पहला कि जो कागज़ है वो किस देश ने बनाया, आप बताओगे सबसे पहले चीन ने बनाया। उसका नाम क्या था जिसने बनाया था, तो आप बताओगे काई लुन। ठीक है। यहाँ पे ये भी है कि इसके तुरंत बाद ही यह जापान तक फैल गया। फिर 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुँची और फिर बगदाद से यह यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैल गई और इस तरह उपमहाद्वीप में भी कागज़ की जो जानकारी है वो बगदाद से आई। ठीक है। हमने जो उपयोगी शब्द की बात किया है इसमें स्तूप के बारे में बात किया है, मंदिर के बारे में बात किया है, चित्रकला, महाकाव्य, कहानी, पुराण, गणित, यहाँ तक कि विज्ञान के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हमने इसमें देख लिया है। जो आगे इसका डिटेल है वो हम आने वाले जो 7, 8 और 9 के जो बुक है उसमें हम क्लियर करेंगे। इसके बाद से इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है। तो चलते हैं। तो महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुष की वीर गाथाएं और देवताओं से जुड़ी जो कहानियां हैं उसमें बताई गई हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य जिसका नाम है सिलप्पदिकारम की रचना इलांगो नामक जो एक कवि हैं उनके द्वारा की गई थी। इसमें एक व्यापारी की बात कर रहा है, जो व्यापारी का नाम है कोवलम। कोवलम जो व्यापारी का नाम है वह कहाँ पे रहता था? पुहार में रहता था। अपनी पत्नी जो है उसकी नाम है कन्नगी। पत्नी की उपेक्षा करके वह एक नर्तकी जिसका नाम है माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और जो कन्नगी वह पुहार छोड़ करके मदुरै चले गए। वहाँ पांड्य राजा की दरबारी जौहरी ने कोवलम जो हैं उन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया। तब राजा ने उन्हें प्राण दंड दिया था। कन्नगी जो अभी उससे प्रेम करती थी वो इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। अब बात आती है कि सिलप्पदिकारम है उसमें जो वर्णन किया गया है कन्नगी के दुख के बारे में, वो आती है कि कन्नगी जो है अपने दुख का वर्णन किस प्रकार करती है उसको एक बार देख लेते हैं। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यही है कि इस विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूल से यूं ही पड़ा है? यह कहाँ का न्याय है कि गोधली की इस स्वर्णिम आभा में फूलमाला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली, असहाय और हताश होकर के खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? ऐसा क्वेश्चन करती है। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ राजा की तलवार निर्दोष
नवागंतुक के प्राण ले ले? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है, ऐसा वो कहती अपना वर्णन करती है दुख का। एक और तमिल महाकाव्य जिसका नाम है मणिमेखलई, वो करीब 1400 साल पहले सत्यनारायण द्वारा लिखा गया था उनका। यानी मणिमेखलई जो है, मणिमेखलई ये एक महाकाव्य है जो कि सत्यनारायण द्वारा लिखी गई थी। इनमें बताया गया कि कोवलन और उसकी तथा माधवी की बेटी की कहानी के बारे में बताया गया है। ये रचनाएं कई सदियों पहले खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली थी। अन्य लेखक जिनका नाम है आपको पता ही है, कालिदास, उन्होंने संस्कृत में लिखा था इसके बारे में। अब आता है कि मेघदूत का एक श्लोक है जिसके बारे में हमें पढ़ना चाहिए। यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश दिया गया है। यहाँ पे एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेशवाहक बनाने की कल्पना कर रहा है। कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि तुम्हारे बौछार से मुलायम हो उठी ठंडी भी, एक बार फिर से देख लेते हैं। तुम्हारे बौछार से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे, हाथियों की सांस में बसी जंगल गूलर को पकाने वाली। तो अगर इसमें हम क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो पहला है वो है सुमिलित कीजिए, इसको हमको मिलाना है, ठीक है। जो स्तूप है, स्तूप जो है वो टीले पे जाएगा, आपको पता ही है। शिखर कहाँ पे होगा, तो शिखर आप देख लीजिए एक बार। जैसे मान लीजिए ये मंदिर है और ये जो है गर्भगृह है, इसके सामने मंडप है, ठीक है। इसको एक बार देख लेंगे तो सारे क्वेश्चन इसमें हल हो जाएंगे, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर वाला जो पोर्शन होता है ये वाला, इसको कहते हैं शिखर, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन होता है यानी कि जो गर्भगृह के जस्ट सामने होता है उसको कहते हैं मंडप, जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, यानी लाइन लगाते हैं गर्भगृह में जाने के लिए, ठीक है। जो गर्भगृह होता है वो कौन सा स्थान होता है, जहाँ पे जो देवी देवताएं हैं उनकी जो मेन मूर्ति होती है वो स्थापित की जाती है, क्लियर है। और जो प्रदक्षिणा पथ है वो क्या है, वो जो इसके चारों ओर ऐसे खींचे होते हैं, वहाँ पे इस लाइन चारों जो परिक्रमा की जाती है उसको कहते हैं प्रदक्षिणा पथ, ठीक है, मंदिर के चारों ओर। अब इतना क्लियर हो गया। अब आप क्वेश्चन सारे इसमें अटेंड कर लेंगे, ठीक है। स्तूप तो हो गया, अब शिखर की बारी है। शिखर कहाँ पे है, तो गर्भगृह के ऊपर की जो लंबाई होती है, ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा ये वाला पोर्शन। उसके बाद से मंडप क्या है, मंडप क्या है, जहाँ पे लोग जो है इकट्ठा होते हैं, यहाँ पे मंदिर में लोगों के इकट्ठा होने की जगह, ठीक है। गर्भगृह क्या है, जो देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित की जाती है वो है। और प्रदक्षिणा पथ लास्ट क्या है, स्तूप के चारों ओर, ठीक है, वृत्ताकार जो पथ होता है वहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है वो है खाली स्थान भरना है। इसमें दिया है डार्ट एक बड़े गणितज्ञ थे, तो कौन थे, जो आर्यभट्ट थे वो गणितज्ञ थे, ठीक है। अब जो सेकेंड आंसर है वो क्या है, सेकेंड क्वेश्चन, खाली रैस में देवी देवताओं की कहानियाँ मिलती हैं, तो किस में मिलती हैं देवी देवताओं की कहानियाँ, पुराणों में, क्लियर है। पुराणों में देवी देवताओं की कहानियाँ हमको मिलती हैं। ये हमारा थर्ड नंबर है। खाली स्थान को संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है, तो इसको माना जाता है वाल्मीकि को, क्लियर है। अब जो चौथा नंबर वो क्या है, खाली स्थान और खाली स्थान दो तमिल महाकाव्य हैं, कौन कौन है, तो पहला है शिलप्पदिकारम, ठीक है, आपको पता ही है। और दूसरा क्या है, मणिमेखलई, क्लियर है। यहाँ पे जो मेरा थर्ड क्वेश्चन है वो है कि धातुओं के प्रयोग पर जिन अध्यायों में चर्चा की गई है उनकी हमको सूची बनाना है। तो जो चैप्टर 4 है जिसका नाम है आरंभिक नगर, उसमें बेसिकली 3 धातुओं की बात किया है, जिसका नाम है तांबा, सोना और चांदी, क्लियर है। और जो मेरा चैप्टर 5 है जिसका नाम है क्या बताती हैं किताबें और कब्रें, अगर नहीं देखा है तो पीछे जाके आप देख सकते हैं। इसमें जो मेनली धातुओं की यूज हुई है वो है लोहा और सोना, ठीक है। जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें बताया है कि जो राजा और बंदर की हम कहानी पढ़े हैं उस कहानी में पूछ रहा है कि बंदर राजा से भिन्न है या समान है, ठीक है। तो हम एक बार देख लेते हैं उस कहानी का जो सारांश था वो क्या था, किस तरह जो है वो बंदर राजा से भिन्न है या नहीं है, ठीक है। तो जो पहला है वो क्या है कि राजा की तरह बंदर भी विशाल सीना रखता था, वह स्वयं बुद्धिमान और कूटनीतिज्ञ था और बहादुर भी था साथ में। वह सही समय पर उचित निर्णय लेता था
आपको हमने कहानी के बारे में बताया ही है। जब उसने देखा कि जो मानव राजा है वो उसको उसके समुदाय में यानी उसके जो लोग हैं उनको मार डालने की धमकी देता है या मार डालने की बात करता है, तो बंदरों की जो प्रजा है यानी कि वो खुद राजा था और उसकी जो प्रजा है उसको बचाने के लिए उसने योजना बनाई। और उस योजना में क्या था कि जो पेड़ की टहनियाँ हैं उनसे वो एक ब्रिज की तरह बना करके और वो पार करता है, और वो स्वयं जो है वो लास्ट में जाता है, जो एक वीर राजा की निशानी आप कह सकते हैं कि पहले प्रजा की सुरक्षा करेगा फिर स्वयं की करेगा। और तो इस तरह हम यह कह सकते हैं कि जो मानव है मानव राजा से ये अलग नहीं है, यानी कि समान है। ठीक है, क्योंकि जो एक मानव राजा जो काम करता है कि सबसे पहले जो उसकी जो जिम्मेदारी है वो प्रजा की रक्षा करना, उसी तरह जो बंदर है वो भी उसकी जिम्मेदारी थी प्रजा की रक्षा करना, तो वो अपनी प्रजा की रक्षा किया। तो इस प्रकार जो मानव राजा है वो बंदर राजा से भिन्न नहीं है। क्लियर है। जो पांचवा है क्वेश्चन वो क्या है कि और भी जानकारी इकट्ठी कर किसी महाकाव्य की कहानी हमको सुनाओ। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारे दो महाकाव्य हैं जिसके बारे में हमने इस चैप्टर में चर्चा भी की है, जिसका नाम है महाभारत और जो सेकंड है वो है रामायण। महाभारत की बात करें तो उसको जो रचना है जिन्हें जो संकलित किया है वो कौन है, महर्षि व्यास है। और जो रामायण है उनको कौन, वाल्मीकि ने। जो महाभारत में उसमें बेसिकली जो पांडवों और कौरवों की कहानी है, जो कि हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए एक लड़ाई होती है, उसके बारे में डिटेल्स रूप से चर्चा की गई है। लेकिन जो रामायण है उसमें राम की कथा बेसिकली इसमें कहा गया है, जिसमें रावण का भी वध होता है। क्लियर है। इसमें जो और भी क्वेश्चन है जो कि एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, पहला जो छठवां क्वेश्चन कह सकते हैं, इसमें कह रहा है कि इमारतें और स्मारकों को अन्य प्रकार से सक्षम व्यक्तियों के लिए यानी विकलांग के लिए हम उसको प्रवेश योग्य बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसकी जो सुझाव है उसको हमको बताना है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो इमारत स्मारक है उसमें आप देखेंगे कि सीढ़ीदार लगे होते हैं चढ़ने के लिए या उतरने के लिए, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे ढलान युक्त जो सड़कें होती हैं या ढलान युक्त जो चढ़ने वाली चीज़ें होती हैं उसको हम कर सकते हैं, यानी कि सीढ़ी के स्थान पे ढलान सीढ़ी का हम बना सकते हैं। साथ में वहाँ पे एक फैसिलिटी और दे सकते हैं, जो रेलिंग कुर्सी होती है यानी कि चढ़ाने वाली जो कुर्सी होती है वहाँ पे वो भी रखना चाहिए यानी रहनी चाहिए। और एक जो उचित रोशनी का जो प्रबंध होता है, मैनेजमेंट होता है, उसका भी हमको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इतना हम कर सकते हैं उसके लिए। यहाँ पे और दिया है कि कागज़ के अधिक से अधिक उपयोग कहाँ पे किए जाएंगे, तो आप बोल सकते हैं जो किताब इससे किताबें बनती हैं, लिखने वाले जो कागज़ होते हैं उनसे ये बनते हैं, पैकेट बनाने के लिए भी इनका यूज होता है, खेल का सामान बनाने के लिए भी इनका यूज होता है। ठीक है। अब जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, आठवां, वो है कि इस अध्याय में बताए गए स्थानों में तुम्हें किस एक को देखने का मौका मिले तो आप किसको चुनोगे और क्यों चुनोगे। आप बताओगे, क्योंकि इस चैप्टर में जिक्र किया गया है जो मेहरौली है जो कि दिल्ली में है, जो मेहरौली का लौह स्तंभ है उसको हम देखने की इच्छा करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में दिया है तो उसको आप कह सकते हो। अब इसमें क्यों बात किया है, तो क्योंकि ये जो है तांबा और टीन से बना है और ये इतने साल पुराने होने के बावजूद भी इसमें किसी प्रकार का जंग नहीं लगा है। इसकी एक जो आप कह सकते हो विशेषता है, उसकी वजह से भी हमको इसको देखने की इच्छा है। क्लियर है। तो इस तरह से ये जो मेरा चैप्टर है ये समाप्त हुआ। और आज जो है ये क्लास 6 का जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री पोर्शन की वो समाप्त हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।